यह वीडियो माइकल पॉलन की चर्चित पुस्तक हाउ टू चेंज योर माइंड में उठाए गए कुछ वैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक और दार्शनिक प्रश्नों पर आधारित एक स्वतंत्र कमेंट्री और क्रिटिकल एनालिसिस है। यह पुस्तक का अनुवाद, ऑडियो बुक अथवा चैप्टर बाय चैप्टर समरी नहीं है। इस वीडियो का उद्देश्य किसी भी साइकेडेलिक अथवा प्रतिबंधित सब्सटेंस के सेवन को प्रोत्साहित करना भी नहीं है। ऐसे सब्सटेंसेस गंभीर साइकोलॉजिकल और फिजिकल रिस्क पैदा कर सकते हैं। मेंटल हेल्थ ट्रीटमेंट हमेशा क्वालिफाइड मेडिकल प्रोफेशनल्स की निगरानी में ही होना चाहिए। अब अपनी आंखें बंद मत कीजिए, क्योंकि आज की यह यात्रा सपनों की दुनिया में नहीं, आपके अपने मन के भीतर शुरू होने वाली है। क्या आप सच में अपने मन को जानते हैं? कल्पना कीजिए, आपका नाम वही है, आपका घर वही है, आपका परिवार, आपका काम, आपकी जिम्मेदारियां, सब कुछ वैसा ही है। लेकिन आपके भीतर से वह आवाज गायब हो चुकी है, जो लगातार आपको बता रही थी, तुम सफल नहीं हो, लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचेंगे, तुम्हें उससे बेहतर बनना है, तुम्हारे साथ हमेशा गलत ही होता है, तुम्हें अभी और चाहिए। कुछ क्षणों के लिए आपके भीतर पूर्ण शांति है, न कोई कंपैरिजन, न कोई पुरानी शिकायत, न भविष्य का डर, न अपनी इमेज को बचाने की बेचैनी। सिर्फ आप हैं और आपके सामने मौजूद यह क्षण। अब प्रश्न यह है कि अगर वह लगातार बोलने वाली आवाज कुछ समय के लिए शांत हो जाए, तो क्या आप समाप्त हो जाएंगे, या पहली बार आप सच में जीवित होंगे? हम में से अधिकतर लोग मानते हैं कि हमारा मन एक खुली खिड़की है। हम सोचते हैं कि हम रियलिटी को जैसा है वैसा ही देखते हैं, लेकिन न्यूरोसाइंस और साइकोलॉजी में हम एक असहज पॉसिबिलिटी की ओर जाते हैं। शायद हमारा माइंड कोई साफ खिड़की नहीं है, शायद वह एक फिल्टर है, एक ऐसा फिल्टर जो बाहर की रियलिटी से अधिक हमारे पुराने एक्सपीरियंसेस, फियर्स, बिलीव्स और एक्सपेक्टेशंस को दिखाता है। दो लोग एक ही घटना देखते हैं, एक उसे अपॉर्चुनिटी कहता है और दूसरा उसे डेंजर। एक व्यक्ति क्रिटिसिज्म सुनकर सीखता है, दूसरा उसी क्रिटिसिज्म को इंसल्ट समझ लेता है। एक व्यक्ति अकेलेपन में फ्रीडम महसूस करता है और दूसरा उसी अकेलेपन को रिजेक्शन। घटना वही है, लेकिन एक्सपीरियंस अलग है। क्यों? क्योंकि हम दुनिया को केवल आंखों से नहीं देखते, हम दुनिया को अपने कंडीशन्ड माइंड से देखते हैं। बचपन से लेकर आज तक आपके मन में हजारों कंक्लूजन्स जमा किए हैं। मैं ऐसा ही हूं, मेरे परिवार में लोग ऐसा ही करते हैं, मेरी किस्मत ऐसी ही है, अब मेरी उम्र निकल गई, मैं लोगों पर विश्वास नहीं कर सकता। धीरे धीरे ये कंक्लूजन्स आपकी पर्सनालिटी का हिस्सा बन जाते हैं। फिर एक दिन ऐसा आता है जब आप इन्हें बिलीव्स नहीं समझते, आप इन्हें ट्रुथ समझने लगते हैं। यहीं से आज का सबसे बड़ा सवाल जन्म लेता है, क्या मन को सच में बदला जा सकता है, या हम जीवन भर अपने पुराने मेंटल पैटर्न्स के कैदी बने रहते हैं? माइकल पॉलन की पुस्तक का सबसे महत्वपूर्ण योगदान शायद किसी सब्सटेंस के बारे में जानकारी देना नहीं है। उनका सबसे महत्वपूर्ण योगदान है इस प्रश्न को हमारे सामने रखना, क्या हमारी ऑर्डिनरी कॉन्शियसनेस ही कॉन्शियसनेस का अंतिम रूप है? क्या जिस तरीके से हम रोज दुनिया देखते हैं वही एकमात्र तरीका है, या मन के भीतर ऐसे दरवाजे भी हैं जिन्हें हमने कभी खोलने की कोशिश ही नहीं की? आज की यात्रा साइकेडेलिक्स की प्रशंसा करने की यात्रा नहीं है, यह मनुष्य की उस बेचैनी की यात्रा है जिसके कारण वह हजारों वर्षों से ऑर्डिनरी माइंड की सीमाओं के बाहर झांकना चाह रहा है। कभी मेडिटेशन के माध्यम से, कभी फास्टिंग के माध्यम से, कभी प्रेयर, कभी डांस, कभी म्यूजिक,
कभी आइसोलेशन, और कभी ऐसे प्लांट्स तथा कंपाउंड्स के माध्यम से जो परसेप्शंस को अस्थायी रूप में बदल देते हैं। पर शायद असली प्रश्न हमेशा एक ही था, मैं कौन हूं? उस कहानी के नीचे जो मैं अपने बारे में रोज दोहराता हूं। माइकल पॉलन मूल रूप से केवल साइकेडेलिक्स पर लिखने वाले लेखक नहीं थे। वे फूड, प्लांट्स, एग्रीकल्चर, कल्चर और मनुष्य तथा प्रकृति से संबंधित टॉपिक्स पर लिखने के लिए प्रसिद्ध हुए। उनकी राइटिंग का एक खास गुण है, वे केवल दूर बैठकर किसी विषय का एनालिसिस नहीं करते, वे उसमें प्रवेश करते हैं। वे साइंटिस्ट से मिलते हैं, हिस्ट्री को समझते हैं, डिफरेंट व्यू पॉइंट्स को सुनते हैं और फिर यह देखते हैं कि किसी विचार का वास्तविक ह्यूमन एक्सपीरियंस क्या है। जब पॉलन ने साइकेडेलिक रिसर्च की ओर ध्यान दिया, तब वे किसी काउंटर कल्चर रिवॉल्यूशन की तलाश में निकले हुए युवा नहीं थे। वे जीवन के उस पड़ाव पर थे जहां मनुष्य की अचीवमेंट्स के साथ साथ भीतर की सीमाओं को भी देखना शुरू कर देता है। एक उम्र के बाद जीवन अचानक छोटा दिखाई देने लगता है। जो रास्ते कभी एंडलेस लगते थे, अब सीमित दिखाई देते हैं। हमारी आदतें मजबूत हो जाती हैं, हमारी पसंद फिक्स्ड हो जाती है, हमारी आइडेंटिटी कठोर होने लगती है। हम कहते हैं, मैं ऐसा व्यक्ति नहीं हूं, मैं यह कभी कर ही नहीं सकता, मेरी थिंकिंग प्रैक्टिकल है, मुझे स्पिरिचुअलिटी में विश्वास नहीं, साइंस के बाहर सब बेकार है। या दूसरी ओर, साइंस कभी कॉन्शियसनेस को समझ नहीं सकती। दोनों स्थितियों में प्रॉब्लम एक जैसी हो सकती है। हमने इंक्वायरी बंद कर दी, हमने अपने कंक्लूजन को फाइनल आंसर मान लिया। पोलन की जर्नी इसलिए रोचक बनती है क्योंकि वे ब्लाइंड बिलीवर बनकर प्रवेश नहीं करते, वे स्केप्टिज्म के साथ प्रवेश करते हैं। और हेल्दी स्केप्टिज्म का अर्थ रिजेक्शन नहीं होता, उसका अर्थ है मैं किसी बात का तुरंत विश्वास नहीं करूंगा, लेकिन उसे समझे बिना खारिज भी नहीं करूंगा। यह एटीट्यूड आज बहुत दुर्लभ है। सोशल मीडिया के युग में हमें हर विषय पर तुरंत पक्ष चुनना होता है, फॉर या अगेंस्ट, साइंस या स्पिरिचुअलिटी, मेडिसिन या नेचर, रैशनल या मिस्टिकल। हम भूल जाते हैं कि रियलिटी अक्सर दो एक्सट्रीम्स के बीच मौजूद होती है। पोलन की एक्सप्लोरेशन हमें यह सिखाती है कि किसी कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट को समझने के लिए क्यूरियोसिटी और कॉशन दोनों आवश्यक है। क्यूरियोसिटी के बिना हम नए दरवाजे नहीं खोलते और कॉशन के बिना हम खुले दरवाजे से गिर भी सकते हैं। यह पुस्तक साइकेडेलिक सब्सटेंसेस के इतिहास, साइंटिफिक रिसर्च, थेराप्यूटिक पॉसिबिलिटीज और लेखक के व्यक्तिगत अनुभव को जोड़ती है। लेकिन हमारी कमेंट्री का उद्देश्य उनके अनुभव को दोहराना नहीं है। हम उस बड़े फिलोसफिकल क्वेश्चन को समझने का प्रयास करेंगे जो पूरी चर्चा के पीछे खड़ा है। मनुष्य अपनी चेतना को बदलना क्यों चाहता है? क्योंकि कभी कभी ऑर्डिनरी कॉन्शियसनेस पर्याप्त नहीं लगती। हमारे पास नौकरी होती है पर मीनिंग नहीं, हमारे पास संबंध होते हैं पर कनेक्शन नहीं, हमारे पास इंफॉर्मेशन होती है पर विजडम नहीं, हमारे पास इंटरटेनमेंट होता है पर भीतर साइलेंस नहीं। हमारा दिन नोटिफिकेशंस से भरा होता है और हमारा मन एम्प्टीनेस से। हम स्वयं से भागते हुए इतने व्यस्त हो जाते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता कि हम किससे भाग रहे हैं। कई बार एंजाइटी केवल फ्यूचर का डर नहीं होती, वह उस जीवन का संकेत भी हो सकती है जिसे हम अपने वास्तविक वैल्यूज के विरुद्ध जी रहे हैं। कई बार डिप्रेशंस केवल सैडनेस नहीं होता, वह माइंड का एक रिजिड लूप भी बन सकता है जहां व्यक्ति बार बार वही पेनफुल थॉट्स सोचता है और हर बार उसे नया सत्य समझता है। कुछ नहीं बदलेगा, मैं ठीक नहीं हो सकता, मैं दूसरे पर बोझ हूं, मेरी कहानी समाप्त हो चुकी है। मन की सबसे बड़ी शक्ति यह है कि वह कहानी बना सकता है और मन का सबसे बड़ा खतरा यह है कि वह अपनी बनाई कहानी को रियलिटी समझ सकता है।
आज साइकेडेलिक्स का नाम सुनते ही कई लोग के मन में दो इमेजेस आती हैं। पहली इमेज रेकलेस पार्टी, हेलुसिनेशन और इलीगल ड्रग्स की। दूसरी इमेज मिरेकल क्योर, इंस्टेंट एनलाइटनमेंट और लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस की। दोनों इमेजेस अधूरी हैं। इतिहास अधिक कॉम्प्लेक्स है। 20वीं शताब्दी के मध्य में LSD और बाद में सेलोसाइबिन जैसे कंपाउंड्स को लेकर वैज्ञानिक तथा साइकियाट्रिक रिसर्च शुरू हुई। रिसर्चर्स यह समझना चाहते थे कि अल्टर्ड स्टेट्स ऑफ कॉन्शियसनेस हमें माइंड, एडिक्शन, एंजाइटी और साइकोलॉजिकल सफरिंग के बारे में क्या बता सकता है। लेकिन बाद के दशकों में सोशल पैनिक, पॉलिटिकल रिएक्शन, इररिस्पॉन्सिबल प्रमोशन और अनकंट्रोल्ड यूज ने पूरे क्षेत्र को विवादों से भर दिया। रिसर्च लगभग ठहर गई। एक सीरियस साइंटिफिक सब्जेक्ट पब्लिक इमेजिनेशन में फियर और रिबेलियन के सिंबल में बदल गया। यहां हमें एक महत्वपूर्ण लेसन मिलता है। किसी डिस्कवरी का प्रभाव केवल डिस्कवरी पर निर्भर नहीं होता, वह कल्चर पर भी निर्भर होता है। एक शक्तिशाली टूल रिस्पॉन्सिबल हैंड्स में रिसर्च का माध्यम हो सकते हैं। वही टूल केयरलेस हैंड्स में डैमेज पैदा कर सकता है। यह बात केवल साइकेडेलिक्स पर लागू नहीं होती, टेक्नोलॉजी पर भी लागू होती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर भी, सोशल मीडिया पर भी, मनी पर भी, पावर पर भी। किसी वस्तु के पास अपनी मोरालिटी नहीं होती। उसका कंटेक्स्ट, इंटेंशन, प्रिपरेशन और यूज तय करता है कि परिणाम क्या होगा। साइकेडेलिक रिसर्च में अक्सर दो शब्दों पर बहुत जोर दिया गया, सेट और सेटिंग। सेट का अर्थ है कि व्यक्ति की इनर स्टेट, उसकी एक्सपेक्टेशंस, मेंटल हेल्थ, फियर्स, इंटेंशन और साइकोलॉजिकल प्रिपरेशन। सेटिंग का अर्थ है एनवायरनमेंट, जगह, सुरक्षा, लोग, गाइडेंस और ओवरऑल एटमॉस्फेयर। यह आइडिया केवल अल्टर्ड स्टेट तक सीमित नहीं है। हमारा पूरा जीवन सेट और सेटिंग से प्रभावित होता है। एक बच्चा जिस इमोशनल इन्वायरमेंट में बड़ा होता है, वही सेटिंग उसके नर्वस सिस्टम को शेप करती है। एक एम्प्लॉय जिस वर्क प्लेस में काम करता है, वही सेटिंग उसके कॉन्फिडेंस को बढ़ा या तोड़ सकती है। एक रिलेशनशिप में सुरक्षित इन्वायरमेंट हो तो व्यक्ति वल्नरेबल हो सकता है, लेकिन जहां जजमेंट और ह्यूमिलिएशन हो, वहां मन सर्वाइवल मोड में चला जाता है। हम अक्सर लोगों से कहते हैं अपनी सोच बदलो, लेकिन यह नहीं देखते कि उनकी सेटिंग कैसी है। क्या वह व्यक्ति हर दिन अब्यूज सह रहा है? क्या वह लगातार फाइनेंशियल प्रेशर में है? क्या उसके आसपास कोई इमोशनल सपोर्ट है? क्या उसे आराम मिलता है? क्या उसके पास अपनी बात कहने की सुरक्षित जगह है? माइंडसेट महत्वपूर्ण है, लेकिन एनवायरनमेंट को इग्नोर करके माइंडसेट की बात करना अधूरा साइकोलॉजी है। कोई फूल केवल पॉजिटिव थिंकिंग से नहीं खिलता, उसे सही मिट्टी, सही प्रकाश, पानी और समय चाहिए। मनुष्य भी अलग नहीं है। कुछ दशकों के अंतराल के बाद साइकेडेलिक्स पर कंट्रोल्ड साइंटिफिक इंटरेस्ट दोबारा उभरा। विशेष रूप से रिसर्चर्स ने डिप्रेशन, एडिक्शन और लाइफ थ्रेटनिंग इलनेस से जुड़ी एंजाइटी जैसी क्षेत्रों में संभावनाएं देखी। लेकिन क्लिनिकल रिसर्च और रिक्रिएशनल एक्सपेरिमेंटेशन के बीच बहुत बड़ा अंतर है। रिसर्च एनवायरनमेंट में पार्टिसिपेंट स्क्रीनिंग, साइकोलॉजिकल प्रिपरेशन, प्रोफेशनल सपोर्ट, कंट्रोल्ड कंडीशंस और फॉलोअप शामिल हो सकते हैं। इसे अकेले किसी सब्सटेंस का इफेक्ट समझना गलत होगा। कई रिसर्चर्स ट्रीटमेंट को एक कंबाइंड प्रोसेस के रूप में देखते हैं। सब्सटेंस, थेरेपी, प्रिपरेशन, ट्रस्ट, एनवायरनमेंट और बाद की इंटीग्रेशन। यहां इंटीग्रेशन शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। किसी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपीरियंस का होना और उस एक्सपीरियंस से जीवन बदलना एक ही बात नहीं है। आप एक मोटिवेशनल वीडियो देखकर इमोशनली चार्ज्ड हो सकते हैं। आप रिट्रीट से लौटकर इंस्पायर्ड महसूस कर सकते हैं। आपको मेडिटेशन में डीप पीस मिल सकती है। लेकिन सोमवार की सुबह जब वही बॉस सामने हो, वही ट्रैफिक हो, वही फैमिली कन्फ्लिक्ट हो, वही पुरानी हैबिट लौट आए, तब क्या बदलता है? रियल ट्रांसफॉर्मेशन किसी पीक एक्सपीरियंस में नहीं,
उस एक्सपीरियंस के बाद किए गए ऑर्डिनरी डिसीजंस में दिखाई देती है। आप किससे माफी मांगते हैं, आप कौन सी बाउंड्री बनाते हैं, आप किस आदत को छोड़ते हैं, आप अपने शरीर के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, आप किस ट्रुथ को स्वीकार करते हैं, और सबसे कठिन, आप किस झूठ को दोहराना बंद करते हैं। एक्सपीरियंस दरवाजा खोल सकता है, लेकिन उस दरवाजे से चलकर जाना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कंट्रोल्ड स्टडीज में कुछ मेंटल हेल्थ कंडीशंस में प्रॉमिसिंग रिजल्ट्स दिखाए हैं, पर यह अभी भी एक डेवलपिंग रिसर्च एरिया है, इसे यूनिवर्सल की ओर नहीं माना जा सकता। अब हम इस यात्रा के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से में प्रवेश करते हैं, ईगो। यह शब्द सुनते ही हमारे मन में अक्सर एरोगेंस आता है। हम कहते हैं उसका ईगो बहुत बड़ा है। लेकिन साइकोलॉजी और फिलॉसफी में ईगो का अर्थ केवल घमंड नहीं है। ईगो उस ऑर्गेनाइज्ड सेंस ऑफ सेल्फ को कहा जाता है जो आपको बताता है आप कौन हैं, आपका नाम क्या है, आपकी कहानी क्या है, आप किन लोगों से जुड़े हैं, आपकी पसंद क्या है, आपकी रेपुटेशन क्या है, आपको किससे डरना चाहिए, और दुनिया में आपकी जगह कहाँ है। ईगो आवश्यक है, उसके बिना एवरीडे लाइफ चलाना कठिन होगा। आपको मीटिंग्स अटेंड करनी है, बिल्स भरने हैं, बच्चों की जिम्मेदारी निभानी है, अपनी फिजिकल सेफ्टी का ध्यान रखना है। इसके लिए स्टेबल आइडेंटिटी उपयोगी है। प्रॉब्लम ईगो का होना नहीं है। प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब ईगो स्वयं को पूरी रियलिटी समझ लेता है। मान लीजिए आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजर हैं। धीरे धीरे आपका डिजिग्नेशन आपकी आइडेंटिटी बन जाता है। अब किसी ने आपके काम की आलोचना की तो आपको केवल वर्क फीडबैक नहीं सुनाई देता, आपको लगता है मेरे अस्तित्व पर अटैक हुआ है। आपका ईगो तुरंत डिफेंस करने के लिए तैयार रहता है। उसे कुछ पता नहीं, वो मुझसे जेलस है, सारी गलती दूसरे डिपार्टमेंट की है, मेरे बिना यह ऑर्गेनाइजेशन चल नहीं सकती। यही पैटर्न रिलेशनशिप में भी दिखाई देता है। पार्टनर कहता है तुम मेरी बात नहीं सुनते। हम सुनते हैं तुम अच्छे इंसान नहीं हो। फिर हम उनकी फीलिंग को समझने के बजाय अपना कैरेक्टर डिफेंड करने लगते हैं। कन्वर्सेशन कनेक्शन से हटकर कोर्ट रूम बन जाता है। एक व्यक्ति प्रोसिक्यूटर, दूसरा डिफेंस लॉयर, और प्रेम वह बाहर खड़ा रह जाता है। ईगो का प्राइमरी काम शायद ट्रुथ खोजना नहीं, कंटिन्यूटी बनाए रखना है। वह चाहता है कि आज की कहानी कल की कहानी से मेल खाती रहे। इसलिए माइंड कॉन्ट्राडिक्टरी इंफॉर्मेशन को रेसिस्ट करता है। अगर मैंने स्वयं को हमेशा स्ट्रांग माना है तो वल्नरेबिलिटी स्वीकार करना कठिन होगा। अगर मैंने मान लिया कि मेरा परिवार परफेक्ट है तो उसके भीतर की डिसफंक्शन देखना पेनफुल होगा। अगर मैंने पूरी जिंदगी एक बिलीफ के आधार पर निर्णय लिए हैं तो उस बिलीफ के गलत होने की पॉसिबिलिटी स्वीकार करना सिर्फ इंटेलेक्चुअल चेंज नहीं होगा, वह आइडेंटिटी क्राइसिस बन सकता है। हम फैक्ट्स का विरोध हमेशा इसलिए नहीं करते क्योंकि फैक्ट्स कमजोर है। कभी कभी हम उनका विरोध इसलिए करते हैं क्योंकि फैक्ट्स हमारी सेल्फ इमेज के लिए खतरनाक है। न्यूरोसाइंस में डिफॉल्ट मोड नेटवर्क या DMN नाम का एक ब्रेन नेटवर्क अक्सर सेल्फ रेफरेंशियल थिंकिंग, ऑटोबायोग्राफिकल मेमोरी और माइंड वॉन्डरिंग से जोड़ा जाता है। सरल भाषा में कहें तो यह हमारे भीतर चलने वाली मैं और मेरी कहानी की प्रक्रिया से संबंधित नेटवर्क्स में से एक है। लेकिन सावधानी आवश्यक है। ईगो कोई एक छोटा बटन नहीं है जिसे ब्रेन स्कैन में आसानी से देखा जा सके। ह्यूमन कॉन्शियसनेस बहुत अधिक कॉम्प्लेक्स है, फिर भी यह आइडिया उपयोगी है। हमारा ब्रेन लगातार इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करके एक कोहेरेंट सेल्फ बनाता रहता है। यह सेल्फ उपयोगी फिक्शन हो सकता है। फिक्शन का अर्थ झूठ नहीं, अर्थ यह है कि वह रियलिटी का कंप्लीट वर्जन नहीं है। वह एक मॉडल है, एक वर्किंग मॉडल। जैसे गूगल मैप्स पूरा शहर नहीं होता, वह शहर का उपयोगी रिप्रेजेंटेशन होता है। लेकिन इमेजिन कीजिए अगर कोई व्यक्ति मैप को ही पूरा शहर समझ ले, वह सड़क की खुशबू नहीं जान पाएगा, वह बारिश की आवाज नहीं सुन पाएगा, किसी छोटे कैफे में बैठे लोगों की कहानी नहीं समझ पाएगा। उसी तरह आपकी आइडेंटिटी आपका मैप है,
लेकिन आप केवल वह मैप नहीं हैं, आप अपने प्रोफेशन से अधिक हैं, अपनी इनकम से अधिक हैं, अपने फेलियर्स से अधिक, अपने ट्रॉमा से अधिक, अपने रिलेशनशिप स्टेटस से अधिक, यहां तक कि अपनी थॉट्स से भी अधिक। एक थॉट आती है, मैं असफल हूं। सवाल यह नहीं कि थॉट आई क्यों, सवाल यह है कि क्या आपने उसे आदेश मान लिया। थॉट एक मेंटल इवेंट है, वह जज का फाइनल वर्डिक्ट नहीं है। लेकिन हम थॉट्स को आते हुए नहीं देखते, हम उनके भीतर चले जाते हैं। जैसे सिनेमा हॉल में बैठा दर्शक अचानक भूल जाए कि वह फिल्म देख रहा है और स्क्रीन पर चल रही कहानी को अपना वास्तविक जीवन समझ बैठे। माइंडफुलनेस का एक प्रमुख लाभ यह भी हो सकता है, वह फिल्म को रोकती नहीं, वह आपको याद दिलाती है कि आप दर्शक भी हैं। ईगो डिसोल्यूशन की चर्चाओं में लोग अक्सर एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टेट की कल्पना करते हैं, जहां मैं की सीमाएं कुछ समय के लिए ढीली हो जाए। लेकिन हमें डेली लाइफ में कंप्लीट ईगो डिसोल्यूशन की आवश्यकता नहीं। कई बार केवल इतना पर्याप्त है कि हम अपने ईगो को थोड़ा ट्रांसपेरेंट बना लें। अगली बार कोई आपकी आलोचना करे तो तुरंत डिफेंड करने से पहले पूछे, क्या इसमें 5% भी सच है। अगली बार जेलसी आए तो स्वयं को बुरा व्यक्ति कहने के बजाय पूछें, यह फीलिंग मुझे किसी अनमेट नीड के बारे में बता रही है। अगली बार एंगर आए तो केवल सामने वाले को दोष देने के बजाय पूछे, मेरे भीतर क्या थ्रेटेंड महसूस कर रहा है। सेल्फ अवेयरनेस ईगो को डिस्ट्रॉय नहीं करती, वह ईगो को सही पद पर नियुक्त करती है। ईगो ड्राइवर नहीं, एक यूजफुल एडवाइजर बन जाता है, क्योंकि जब ईगो ही कार चलाता है तो हर दूसरा वाहन कंपटीटर दिखाई देता है, हर रेड लाइट ह्यूमिलिएशन लगती है और हर डिले फेलियर। शायद फ्रीडम का अर्थ आइडेंटिटी खो देना नहीं है, फ्रीडम का अर्थ है अपनी आइडेंटिटी को पहचानना, लेकिन अपने भीतर कैद ना होना। जैसे अभिनेता अपनी रोल पूरी सिंसियरिटी से निभाता है, फिर मंच से उतरकर जानता है कि वह केवल कैरेक्टर नहीं था। आप पिता हो सकते हैं, मैनेजर हो सकते हैं, पति या पत्नी हो सकते हैं, टीचर, स्टूडेंट, लीडर या फॉलोअर हो सकते हैं। ये सारे रोल्स महत्वपूर्ण हैं, लेकिन रोल्स के नीचे एक लिविंग अवेयरनेस मौजूद है जो इन सभी रोल्स को आते जाते देखती है। वही अवेयरनेस शायद हमारी सबसे गहरी इनर स्पेस है। मानव इतिहास में लगभग हर कल्चर ने ऐसी अवस्थाओं का वर्णन किया है जहां व्यक्ति को ऑर्डिनरी सेल्फ से परे कनेक्शन का अनुभव होता है। मिस्टिक्स ने इसे वननेस कहा, कुछ ट्रेडिशंस ने डिवाइन प्रेजेंस, कुछ ने एम्प्टीनेस, कुछ ने प्योर अवेयरनेस, कुछ लोगों ने इसे प्रकृति के साथ यूनिटी के रूप में महसूस किया, कुछ ने समय के समाप्त हो जाने जैसा, कुछ ने प्रेम की ऐसी अनुभूति के रूप में जिसे सेल्फ और अदर की बाउंड्री कमजोर पड़ जाती है। साइंस के सामने यहां एक कठिन चुनौती आती है, सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस को मेजर कैसे किया जाए। अगर कोई व्यक्ति कहता है मुझे लगा कि मैं पूरी यूनिवर्स से जुड़ा हुआ हूं, तो साइंटिस्ट क्या करें? क्या वह कहें यह केवल ब्रेन एक्टिविटी थी? लेकिन हमारा हर एक्सपीरियंस ब्रेन एक्टिविटी से जुड़ा होता है। आपका प्रेम, आपकी ग्रीफ, आपकी फेवरेट मेमोरी, आपकी माँ की आवाज, आपके बच्चे की हंसी, सबके न्यूरोलॉजिकल कोरिलेट्स हो सकते हैं। क्या न्यूरोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन किसी एक्सपीरियंस का मीनिंग समाप्त कर देते हैं? अगर हम कहें प्रेम केवल केमिकल्स है, तो यह स्टेटमेंट टेक्निकली कुछ प्रोसेसेस की ओर इशारा कर सकता है। लेकिन क्या इससे प्रेम का पूरा अर्थ समझा जा सकता है? नहीं। जैसे किसी कविता की इंक का केमिकल एनालिसिस कविता की ब्यूटी नहीं समझा सकता। यहां 2 गलतियां संभव है। पहली, हर मिस्टिकल एक्सपीरियंस को डिवाइन ट्रूथ घोषित कर देना, और दूसरी, हर मिस्टिकल एक्सपीरियंस को मीनिंगलेस हेलुसिनेशन कहकर खारिज कर देना। हेल्दी पोजीशन शायद इसके बीच में है। एक्सपीरियंस को सम्मान दीजिए, लेकिन इंटरप्रिटेशन को क्वेश्चन कीजिए। एक व्यक्ति डीप मेडिटेशन में यूनिटी महसूस करता है, दूसरा प्रेयर में, तीसरा किसी माउंटेन पर सनराइज देखते हुए, चौथा ग्रीफ के बाद, पांचवा साइकेडेलिक असिस्टेड क्लिनिकल सेशन में। एक्सपीरियंस जेन्युइन हो सकता है,
लेकिन उसके बारे में बनाया गया कंक्लूजन हमेशा एक्यूरेट हो यह जरूरी नहीं। मनुष्य मीनिंग मेकिंग क्रिएचर है। हम अनुभव के बाद कहानी बनाते हैं। कभी वह कहानी हीलिंग करती है, कभी डेंजरस सर्टेनिटी पैदा करती है। कोई कह सकता है मुझे महसूस हुआ कि हम सब कनेक्टेड हैं, इसलिए मुझे लोगों के प्रति अधिक कंपैशनेट होना चाहिए। यह अनुभव जीवन को सुंदर दिशा दे सकता है। दूसरा कह सकता है मुझे स्पेशल रिविलेशन मिला है, अब मैं केवल ट्रुथ जानता हूं। वही एक्सपीरियंस नार्सिज्म को बढ़ा सकता है। इसलिए एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपीरियंस का सबसे अच्छा प्रमाण एक्सपीरियंस की इंटेंसिटी नहीं है, उसके बाद व्यक्ति का कैरेक्टर है। क्या वह अधिक काइंड हुआ या वो अधिक ऑनेस्ट हुआ? क्या उसमें ह्यूमिलिटी बढ़ी? क्या वह दूसरों की स्वतंत्रता का सम्मान करता है? क्या वह अपने परिवार के प्रति उपस्थित है? क्या वह क्रिटिसिज्म सुन सकता है? क्या उसका जीवन अधिक रिस्पॉन्सिबल हुआ? अगर किसी स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस के बाद व्यक्ति स्वयं को बाकी मनुष्य से सुपीरियर समझने लगे तो संभव है ईगो समाप्त नहीं हुआ, उसने केवल स्पिरिचुअल क्लोथ्स पहन लिए हैं। इसे कभी कभी स्पिरिचुअल ईगो कहा जाता है, और स्पिरिचुअल ईगो ऑर्डिनरी ईगो से अधिक डेंजरस हो सकता है, क्योंकि अब एरोगेंस को होलीनेस का प्रोटेक्शन मिल जाता है। मिस्टिकल स्टेट्स का आकर्षण हमें एक और बात बताता है। ऑर्डिनरी लाइफ में हमें कनेक्शन की गहरी कमी महसूस होती है। हम टेक्निकली कनेक्टेड हैं, लेकिन इमोशनली आइसोलेटेड। हमारे पास हजारों फॉलोअर्स हो सकते हैं, फिर भी ऐसा कोई नहीं जिसके सामने हम बिना मास्क के बैठ सके। हम हर दिन लोगों से बात करते हैं, लेकिन अपनी सबसे गहरी बात नहीं कहते। हम फोटोज शेयर करते हैं, पेन नहीं। अचीवमेंट्स शेयर करते हैं, फियर नहीं। ओपिनियन शेयर करते हैं, अनसर्टेनिटी नहीं। ऐसे में कोई एक्सपीरियंस जो आइसोलेशन की दीवार को थोड़ी देर के लिए तोड़ दे, बहुत मीनिंगफुल महसूस हो सकता है। पर क्या हमें कनेक्शन पाने के लिए हमेशा एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टेट चाहिए? शायद नहीं। एक ईमानदार कन्वर्सेशन भी ईगो की बाउंड्री को नरम कर सकती है। किसी रोते हुए व्यक्ति के पास चुपचाप बैठना एक मिस्टिकल एक्ट हो सकता है। अपने बच्चे को बिना फोन देखे सुनना एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस हो सकती है। पेड़ के नीचे 10 मिनट साइलेंस में बैठना ऑर्डिनरी कॉन्शियसनेस को एक्सपैंड कर सकता है। किसी पुराने एनिमी को मनुष्य की तरह देख पाना ईगो डिसोल्यूशन का प्रैक्टिकल रूप हो सकता है। हम एनलाइटनमेंट को आसमान में खोजते हैं, लेकिन शायद वह उस क्षण में छिपा है जब हम अपनी कहानी से बाहर निकलकर किसी दूसरों की पीड़ा महसूस करते हैं। हमारा ब्रेन पैटर्न्स बनाता है। पैटर्न्स एनर्जी बचाते हैं। हर सुबह आपको दोबारा सीखना नहीं पड़ता कि टूथब्रश कैसे पकड़ना है। आपको हर बार सोचकर नहीं चलना पड़ता। हैबिट्स जीवन को एफिशिएंट बनाती है, लेकिन यही शक्ति साइकोलॉजिकल प्रिजन भी बन सकती है। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने तनाव से राहत पाने के लिए अल्कोहल का सहारा लिया। पहले अल्कोहल टेम्परेरी रिलीफ देता है, ब्रेन एसोसिएशन बनाता है। स्ट्रेस बराबर अल्कोहल, धीरे धीरे एसोसिएशन मजबूत होता है। अब स्ट्रेस आते ही चॉइस नहीं दिखती, केवल क्रेविंग दिखाई देती है। एडिक्शन केवल सब्सटेंस की कहानी नहीं, यह नैरोड पॉसिबिलिटी की कहानी भी है। माइंड कहता है राहत का एक ही रास्ता है। डिप्रेशन में भी मेंटल लैंडस्केप संकुचित महसूस हो सकता है। व्यक्ति को केवल डार्कनेस नहीं दिखती, उसे यह भी लगता है कि डार्कनेस परमानेंट है। यही साइकोलॉजिकल सफरिंग का क्रूर हिस्सा है। वर्तमान दर्द भविष्य की भविष्यवाणी बन जाता है। मैं आज होपलेस महसूस कर रहा हूं, धीरे धीरे बदल कर हो जाता है मेरे लिए कोई होप ही नहीं है। फीलिंग आइडेंटिटी बन जाती है। टेम्पररी स्टेट परमानेंट सेंटेंस जैसे लगने लगती है। कुछ रिसर्चर्स यह जानने का प्रयास कर रहे हैं कि कंट्रोल्ड साइकेडेलिक असिस्टेड थेरेपी रिजिड मेंटल पैटर्न्स को अस्थायी रूप से अधिक फ्लेक्सिबल बना सकती है या नहीं। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि कोई केमिकल अकेले व्यक्ति को हील कर देगा।
एक खुला हुआ माइंड वल्नरेबल भी हो सकता है, नई लर्निंग पॉजिटिव भी हो सकती है और हार्मफुल भी। इसलिए प्रोफेशनल एथिक्स, स्क्रीनिंग, प्रिपरेशन और थेराप्यूटिक सपोर्ट अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्लास्टिसिटी का अर्थ केवल अच्छा बदलाव नहीं, प्लास्टिसिटी का अर्थ है बदलाव की बढ़ी हुई पॉसिबिलिटी। गीली मिट्टी से सुंदर मूर्ति भी बन सकती है और उसे गलत आकार भी दिया जा सकता है। इसलिए व्यक्ति किसी इन्वायरमेंट में है, किसके साथ है, किस इंटेंशन से है और एक्सपीरियंस के बाद उसे कैसे सपोर्ट मिलती है, ये सब सेंट्रल क्वेश्चंस हैं। हम इस आइडिया को अपने ऑर्डिनरी लाइफ में भी लागू कर सकते हैं। आपका माइंड कब सबसे अधिक चेंजेबल होता है? किसी बड़ी फेलियर के बाद, किसी रिलेशनशिप के टूटने के बाद, नई नौकरी शुरू करते समय, शहर बदलते समय, बच्चे के जन्म के बाद, किसी प्रियजन की मृत्यु के बाद, गंभीर इलनेस के बाद। इन मोमेंट्स में पुरानी आइडेंटिटी हिलती है, हम वल्नरेबल होते हैं, लेकिन उसी वल्नरेबिलिटी में नया मीनिंग जन्म ले सकता है। क्राइसिस केवल डिस्ट्रक्शन नहीं, रीऑर्गेनाइजेशन का अवसर भी हो सकती है। लेकिन रोमांटिसाइज मत कीजिए, पेन अपने आप विजडम नहीं बनता। पेन कभी कभी केवल पेन रहता है। विजडम तब बनती है जब पेन को अटेंशन, सपोर्ट, रिफ्लेक्शन और ऑनेस्ट एक्शन मिलता है। मान लीजिए आपका करियर अचानक रुक गया। आप दो कहानियां बना सकते हैं। पहली, मैं समाप्त हो गया, और दूसरी, मेरी पुरानी पहचान टूट रही है, यह पेनफुल है, लेकिन शायद मुझे अपने वैल्यूज दोबारा देखने का अवसर मिल रहा है। दूसरी कहानी पॉजिटिव थिंकिंग नहीं है। वह पेन से इनकार नहीं करती, वह केवल पॉसिबिलिटी को जीवित रखती है। हीलिंग का अर्थ यह नहीं कि दर्द कभी हुआ ही नहीं। हीलिंग का अर्थ है दर्द अब आपके पूरे जीवन की डेफिनेशन नहीं है। ट्रॉमा आपकी कहानी का चैप्टर हो सकता है, उसे पूरी पुस्तक बनाने की आवश्यकता नहीं। फेलियर आपके जीवन की घटना हो सकती है, उसे आपका नाम बनने की आवश्यकता नहीं। एडिक्शन के संदर्भ में केवल सब्सटेंस हटाना पर्याप्त नहीं होता, यह पूछना पड़ता है वह सब्सटेंस किस खाली जगह को भर रहा था। कनेक्शन की कमी, अनप्रोसेस्ड ट्रॉमा, लोनलीनेस, मीनिंगलेसनेस, क्रॉनिक स्ट्रेस, शेम। अगर रूट अनटच्ड रहे तो माइंड किसी दूसरी कंपल्सिव हैबिट की ओर जा सकता है। एक एडिक्शन कम हुई और वर्कहोलिज्म बढ़ गया। अल्कोहल गया लेकिन गैम्बलिंग आ गई। स्मोकिंग कम हुई लेकिन एंडलेस स्क्रॉलिंग शुरू हो गया। हम सब्सटेंस को दोष देकर कभी कभी उस सफरिंग को भूल जाते हैं जिसके कारण व्यक्ति ने रिलीफ तलाशना शुरू किया था। अकाउंटेबिलिटी आवश्यक है, लेकिन कंपैशन भी, क्योंकि शेम अक्सर एडिक्शन को कम नहीं करती, वह उसे और छिपा देती है। एक व्यक्ति को केवल यह सुनने की आवश्यकता नहीं, तुम यह क्यों कर रहे हो। कभी कभी उसे यह सुनने की आवश्यकता होती है, तुम किस दर्द से बचने की कोशिश कर रहे हो। रिसर्च में प्रॉमिसिंग परिणामों की चर्चा उत्साहजनक हो सकती है, लेकिन हमें सावधान रहना चाहिए। स्मॉल ट्रायल्स फाइनल ट्रूथ नहीं होते। हर पार्टिसिपेंट का रिस्पॉन्स समान नहीं होता। लॉन्ग टर्म आउटकम्स, एप्रोप्रिएट पेशेंट सिलेक्शन, एथिकल सेफगार्ड्स और ब्रॉडर एविडेंस पर निरंतर रिसर्च आवश्यक है। होप रखिए, लेकिन हाइप से बचिए, क्योंकि जब कोई ट्रीटमेंट मिरेकल बनकर प्रस्तुत किया जाता है तो जिन लोगों को लाभ नहीं होता वे स्वयं को और अधिक दोषी समझ सकते हैं। मेंटल हेल्थ ट्रीटमेंट कोई मोरल टेस्ट नहीं है। किसी थेरेपी से लाभ न होना व्यक्ति की फेलियर नहीं। रियल मेडिसिन ह्यूमिलिटी से शुरू होती है। हमारे पास कुछ इनकरेजिंग एविडेंस है। यह सेंटेंस अधिक ऑनेस्ट है, बजाय इसके कि कहा जाए हमें फाइनल क्योर मिल गया। मनुष्य जानता है कि उसे एक दिन मरना है। यह नॉलेज हमें बाकी जीवों से किस हद तक अलग करती है। यह फिलोसफर्स लंबे समय से पूछते आए हैं। हम फ्यूचर प्लान करते हैं क्योंकि हमारे पास समय की अवेयरनेस है, लेकिन उसी अवेयरनेस के भीतर मृत्यु का छाया भी रहती है। हम मृत्यु के बारे में रोज नहीं सोचते, फिर भी उसका फियर हमारे डिसीजंस को प्रभावित कर सकता है। हम लीगेसी बनाना चाहते हैं, नाम छोड़ना चाहते हैं,
बच्चों में स्वयं को जारी देखना चाहते हैं, अचीवमेंट्स जमा करते हैं, प्रॉपर्टी बनाते हैं, फोटोग्राफ्स लेते हैं। शायद हम जीवन को पकड़ना चाहते हैं, क्योंकि भीतर जानते हैं उसे हमेशा पकड़कर नहीं रखा जा सकता। जब किसी व्यक्ति को लाइफ थ्रेटनिंग इलनेस का सामना करना पड़ता है तो ऑर्डिनरी डिस्ट्रैक्शंस कमजोर पड़ जाते हैं। अब प्रमोशन उतना महत्वपूर्ण नहीं लगता, किसी पुराने आर्गुमेंट का अर्थ बदल जाता है, टाइम अचानक एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट नहीं रहता, हर दिन विजिबल करेंसी बन जाता है। कुछ क्लिनिकल रिसर्च ने गंभीर बीमारी से जुड़ी एंजाइटी और डिप्रेशन के संदर्भ में सिलोसाइबिन असिस्टेड साइकोथेरेपी की संभावनाओं का अध्ययन किया है। परिणाम में कुछ पार्टिसिपेंट्स में मीनिंगफुल बेनिफिट्स दिखाया, लेकिन यह कंट्रोल्ड प्रोफेशनल कॉन्टेक्स्ट की रिसर्च है, सेल्फ ट्रीटमेंट की सलाह नहीं। लेकिन स्टडीज के पीछे छिपा फिलोसफिकल प्रश्न सब्सटेंस से बड़ा है। क्या मृत्यु का फियर तब कम हो सकता है जब हमारा सेपरेट सेल्फ कुछ कम रिजिड महसूस हो? अगर व्यक्ति को केवल आइसोलेटेड बॉडी ना समझकर जीवन की बड़ी प्रोसेस का हिस्सा महसूस करें तो डेथ का मीनिंग बदल सकता है। यह साइंटिफिक फैक्ट के रूप में नहीं, एक एग्जिस्टेंशियल पॉसिबिलिटी के रूप में समझा जाना चाहिए। एक लहर समुद्र से उठती है, कुछ समय के लिए उसका एक शेप है, आप उसे नाम दे सकते हैं, वह दूसरी लहरों से अलग दिखाई देगी। लेकिन क्या वह समुद्र से अलग है? जब लहर समाप्त होती है, पानी समाप्त नहीं होता। यह मेटाफोर मृत्यु को प्रूव नहीं करता, लेकिन हमारी इमेजिनेशन को एक दूसरा फ्रेम देता है। हम पूरी जिंदगी कंट्रोल बनाने की कोशिश करते हैं, कैलेंडर कंट्रोल, मनी कंट्रोल, चिल्ड्रन का फ्यूचर कंट्रोल, पार्टनर का बिहेवियर कंट्रोल, अपनी रेपुटेशन कंट्रोल, हेल्थ कंट्रोल। लेकिन जीवन बार बार याद दिलाता है कंट्रोल लिमिटेड है। हम एफर्ट कंट्रोल कर सकते हैं, आउटकम नहीं। हम प्रिपरेशन कंट्रोल कर सकते हैं, हर घटना नहीं। हम प्रेम दे सकते हैं, लेकिन किसी को हमेशा रोक कर नहीं रख सकते। कई बार एंजाइटी भविष्य की घटना से नहीं, कंट्रोल खोने के रेजिस्टेंस से पैदा होती है। हम कहते हैं ऐसा नहीं होना चाहिए, रियलिटी कहती है लेकिन ऐसा हो चुका है। इन दोनों के बीच संघर्ष सफरिंग को बढ़ाता है। एक्सेप्टेंस का अर्थ हार मानना नहीं, एक्सेप्टेंस का अर्थ है वास्तविकता के साथ युद्ध बंद करना, ताकि उपलब्ध एनर्जी से सही रिस्पॉन्स दिया जा सके। अगर बारिश हो रही है तो एक्सेप्टेंस यह नहीं कि आप छत की मरम्मत ना करें, एक्सेप्टेंस यह है कि आप पहले स्वीकार करें कि बारिश हो रही है, तभी आप छाता खोलेंगे। रियलिटी से इनकार करते हुए कोई प्रैक्टिकल एक्शन संभव नहीं। मृत्यु की अवेयरनेस जीवन को डिप्रेसिंग भी बना सकती है, लेकिन वही अवेयरनेस जीवन को प्रीशियस भी बना सकती है। अगर समय एंडलेस होता तो शायद किसी क्षण का मूल्य नहीं होता। एक गीत सुंदर है क्योंकि वह समाप्त होता है, एक सनसेट सुंदर है क्योंकि वह रुकता नहीं। बच्चे का बचपन प्रीशियस है क्योंकि वह हमेशा बच्चा नहीं रहेगा। हम परमानेंस खोजते खोजते टेम्परेरी ब्यूटी खो देते हैं। हम चाहते हैं कि अच्छा समय हमेशा रहे। इसी इच्छा में जो अच्छा समय अभी मौजूद है उसे पूरी तरह जी नहीं पाते। शायद मृत्यु हमें जीवन से दूर नहीं करती। मृत्यु की ऑनेस्ट अवेयरनेस हमें जीवन के और करीब ला सकती है। वह पूछती है, जिस व्यक्ति से प्रेम करते हो क्या उसे बताया? जिस गलती की माफी मांगनी है कब मांगोगे? जिस जीवन का सपना देखते हो उसकी ओर पहला छोटा कदम कब उठाओगे? जिस रिसेंटमेंट को 10 वर्षों से पकड़ा है, क्या वह वास्तव में तुम्हें बचा रहा है? एक दिन हम सबको कंट्रोल छोड़ना होगा, लेकिन उससे पहले शायद हमें जीना सीखना होगा। यहां रुकना आवश्यक है। जब किसी विषय के बारे में इंस्पायरिंग स्टोरीज सामने आती है तो मन उसके रिस्क को छोटा करके देखने लगता है, विशेष रूप से जब कोई व्यक्ति सफरिंग में हो। वह क्विक सॉल्यूशन के प्रति वल्नरेबल हो सकता है। एक एक्सपीरियंस और मेरा जीवन बदल जाएगा, एक सेशन और डिप्रेशन समाप्त, एक सब्सटेंस और एनलाइटनमेंट मिल जाएगी। ऐसी सर्टेनिटी डेंजरस हो सकती है। साइकेडेलिक एक्सपीरियंसेस अनप्रिडिक्टेबल हो सकते हैं। इनसे फियर, कंफ्यूजन,
पैनिक, पैरानोया, डेंजरस बिहेवियर तथा कुछ वल्नरेबल व्यक्तियों से में गंभीर साइकोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशंस का रिस्क हो सकता है। सब्सटेंस की आइडेंटिटी, प्योरिटी और पोटेंसी भी अनकंट्रोल्ड सेटिंग्स में अनसर्टेन हो सकती है। किसी दूसरे व्यक्ति का पॉजिटिव एक्सपीरियंस आपके लिए सेफ्टी गारंटी नहीं है। ऑफिशियल हेल्थ गाइडेंस भी पोटेंशियल थेराप्यूटिक रिसर्च और अनसुपरवाइज्ड यूज के बीच अंतर स्पष्ट रखती है तथा एडवर्स साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स की चेतावनी देती है। इसलिए इस विषय पर जिम्मेदार कमेंट्री को 3 बातें स्पष्ट कहनी चाहिए। पहली, प्रॉमिसिंग रिसर्च का अर्थ पर्सनल परमिशन नहीं है। दूसरी, नेचुरल होने का अर्थ ऑटोमेटिकली सेफ होना नहीं है। पॉइजनस प्लांट्स भी नेचुरल हैं। तीसरी, पावरफुल एक्सपीरियंस का अर्थ एक्यूरेट इनसाइट्स नहीं है। हमारा ब्रेन पैटर्न और मीनिंग खोजता है। अल्टर्ड स्टेट्स में यह टेंडेंसी बढ़ सकती है। व्यक्ति को कोई सिंबल दिखाई दे और वह उसे यूनिवर्सल कमांड समझ ले, कोई इंटेंस फीलिंग आए और वह उसे डिवाइन इंस्ट्रक्शन घोषित कर दे। इसलिए ग्राउंडिंग और प्रोफेशनल सपोर्ट महत्वपूर्ण हो सकते हैं। एथिक्स का प्रश्न भी सेंट्रल है। जब व्यक्ति साइकोलॉजिकल ओपन और वल्नरेबल अवस्था में हो तो गाइड, थेरेपिस्ट या फैसिलिटेटर के पास एनॉर्मस इन्फ्लुएंस हो सकता है। पावर इम्बैलेंस अब्यूज का अवसर पैदा कर सकता है। इसलिए केवल सब्सटेंस की सेफ्टी नहीं, सिस्टम की सेफ्टी भी आवश्यक है। ट्रेनिंग कैसी हो, अकाउंटेबिलिटी कौन तय करता है, कंसेंट कैसे लिया जाता है, बाउंड्रीज क्या है, एडवर्स इवेंट होने पर क्या व्यवस्था है, फॉलो अप कौन करेगा। किसी नए ट्रीटमेंट की एक्साइटमेंट में इन क्वेश्चंस को इग्नोर करना साइंस नहीं, फेथ है। और मेडिसिन को फेथ नहीं, एविडेंस, एथिक्स और अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। यह भी याद रखना चाहिए कि हर साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम का समाधान अल्टर्ड स्टेट नहीं। कई लोगों को एस्टैब्लिश साइकोथेरेपी, मेडिकेशन, सोशल सपोर्ट, स्लीप इंप्रूवमेंट, एक्सरसाइज, ट्रॉमा इन्फॉर्म्ड केयर अथवा इनका कॉम्बिनेशन लाभ पहुंचा सकता है। किसी भी नए अप्रोच को एग्जिस्टिंग केयर का एनिमी बनाने की आवश्यकता नहीं, या वह के बजाय कई बार सही उत्तर होता है। व्यक्ति की स्थिति के अनुसार एविडेंस और प्रोफेशनल जजमेंट के साथ। जब सफरिंग गहरी हो तो ह्यूमिलिटी सबसे सुरक्षित कंपेनियन है। अब सबसे प्रैक्टिकल प्रश्न, अगर इस पूरी एक्सप्लोरेशन का सेंट्रल आइडिया मेंटल फ्लेक्सिबिलिटी है तो क्या हम बिना किसी सब्सटेंस के अपने माइंड को अधिक ओपन बना सकते हैं? हाँ, शायद ड्रामेटिक तरीके से नहीं, शायद इंस्टेंट तरीके से नहीं, लेकिन सब्सटेंशियल तरीके से। पहला रास्ता मेडिटेशन। मेडिटेशन का अर्थ थॉट्स रोक देना नहीं। थॉट्स को फोर्स से रोकने की कोशिश अक्सर थॉट्स पैदा करती हैं। मेडिटेशन का अर्थ है थॉट्स और थिंकर के बीच थोड़ी जगह बनाना। एक थॉट आती है, आज का दिन खराब जाएगा। आप उसे देखते हैं, आप कहते हैं, मेरे मन में यह प्रेडिक्शन आ रही है। बस इतना चेंज बहुत बड़ा है। पहले थॉट ट्रुथ थी, अब वो ऑब्जर्व्ड इवेंट है। अब 5 मिनट से शुरू कर सकते हैं। सांस भीतर आती है, सांस बाहर जाती है, माइंड भटकता है। आप उसे पनिश नहीं करते, धीरे से वापस लाते हैं। यही वापसी प्रैक्टिस है, हर बार लौटना, मेंटल फ्लेक्सिबिलिटी का रेपिटेशन है। मेडिटेशन में फेलियर तब तक नहीं होता जब माइंड भटकता है। प्रैक्टिकल वही क्षण है जब आपको पता चलता है कि माइंड भटक गया। दूसरा रास्ता नोवेल्टी। ब्रेन फैमिलियर पैटर्न्स में एफिशिएंट हो जाता है। नई एक्टिविटी अटेंशन को जगाती है। नई भाषा सीखना, नए रास्ते से ऑफिस जाना, किसी अलग बैकग्राउंड के व्यक्ति से बातचीत करना, ऐसी पुस्तक पढ़ना जिससे आप डिसएग्री करते हैं, नई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सीखना, नई जगह अकेले बैठना। नोवेल्टी ईगो को छोटी सी चोट देती है, क्योंकि बिगनर होना अनकंफर्टेबल है। बिगनर को सब नहीं आता, वह मिस्टेक्स करता है, वह कंट्रोल में नहीं होता। लेकिन लर्निंग वहीं से शुरू होती है जहां सर्टेनिटी थोड़ी कम होती है। तीसरा रास्ता डीप लिसनिंग। किसी व्यक्ति को बिना बीच में रोके सुनना एक अल्टर्ड स्टेट जैसा लग सकता है, क्योंकि हमारी नॉर्मल कन्वर्सेशन में हम सुन कम रहे होते हैं, उत्तर तैयार अधिक कर रहे होते हैं। अगली बार किसी डिसएग्रीमेंट में सामने वाले की बात को अपने शब्दों में दोहराइए। पूछिए, क्या मैं तुम्हें सही समझा?
यह छोटा सा प्रश्न ईगो को डिफेंस से क्यूरियोसिटी में ले जाता है। हो सकता है आप सहमत ना हो। अंडरस्टैंडिंग और एग्रीमेंट अलग बातें हैं। किसी को समझना, उसके सामने सरेंडर करना नहीं, लेकिन बिना समझे रिजेक्शन केवल अपने पुराने मेंटल मॉडल को मजबूत करता है। चौथा रास्ता नेचर। प्रकृति हमारी ह्यूमन इंपॉर्टेंस को सही स्केल पर रखती है। एक पहाड़ आपकी प्रमोशन नहीं जानता, नदी आपकी सोशल स्टेटस नहीं पूछती, पेड़ को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके कितने फॉलोअर्स हैं। यह इंसल्टिंग नहीं, लिबरेटिंग है। नेचर हमें याद दिलाती है जीवन प्रोडक्टिविटी रिपोर्ट से बड़ा है। आपका शरीर किसी मशीन की तरह केवल आउटपुट देने के लिए नहीं बना। उसे सनलाइट चाहिए, मूवमेंट चाहिए, रेस्ट चाहिए, रिदम चाहिए, साइलेंस चाहिए। कभी कभी हम स्पिरिचुअल प्रॉब्लम समझकर जिस चीज का सॉल्यूशन खोज रहे होते हैं वह स्लीप डिप्रीवेशन होता है। कभी एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस के पीछे क्रॉनिक एग्जॉशन होता है, कभी एंगर के पीछे लगातार स्ट्रेस। इनर वर्क का अर्थ बॉडी को इग्नोर करना नहीं। माइंड और बॉडी एक दूसरे से अलग डिपार्टमेंट्स नहीं है। पांचवा रास्ता थेरेपी और ऑनेस्ट कन्वर्सेशन। कुछ पैटर्न्स अकेले देखना कठिन होता है, क्योंकि वही माइंड जो पैटर्न बनाता है वही उसका एनालिसिस भी कर रहा होता है। एक ट्रेन्ड थेरेपिस्ट मिरर का काम कर सकता है। वह आपको आंसर नहीं देता, वह उन प्लेसेस पर अटेंशन ले जाता है जहां आप बार बार देखने से बचते हैं। थेरेपी केवल क्राइसिस में जाने की जगह नहीं, वह सेल्फ अंडरस्टैंडिंग की प्रोसेस भी हो सकती है। लेकिन सही प्रोफेशनल चुनना महत्वपूर्ण है। ट्रस्ट, क्वालिफिकेशन, बाउंड्रीज और कंपैटिबिलिटी मायने रखती है। छठा रास्ता क्रिएटिव वर्क। पेंटिंग, राइटिंग, म्यूजिक, पोएट्री, डांस, यह केवल हॉबीज नहीं, यह रिजिड सेल्फ से बाहर निकलने के रास्ते हो सकते हैं। क्रिएटिव प्रोसेसेस में कंट्रोल और सरेंडर दोनों होते हैं। आप शुरुआत करते हैं, लेकिन अंतिम परिणाम हमेशा आपके प्लान के अनुसार नहीं आता। कई बार क्रिएशन आपको स्वयं आपके बारे में कुछ दिखाता है। एक ब्लैंक पेज ईगो को डराता है। वहां कोई गारंटी नहीं, लेकिन उसी ब्लैंकनेस में पॉसिबिलिटी है। सातवां रास्ता सर्विस। जब हम लगातार स्वयं के बारे में सोचते हैं, हमारा साइकोलॉजिकल वर्ल्ड बहुत छोटा हो जाता है। मैं कैसा दिख रहा हूँ, मेरे साथ क्या हुआ, लोग मुझे वैल्यू देते हैं या नहीं, मुझे क्या मिलेगा। सर्विस अटेंशन को सेल्फ से बाहर ले जाती है। किसी की सहायता करना अपनी प्रॉब्लम से भागना नहीं होना चाहिए, लेकिन मीनिंगफुल कंट्रीब्यूशन सेल्फ एब्जॉर्प्शंस को कम करता है। जब आप किसी बच्चे को पढ़ाते हैं, किसी बुजुर्ग की बात सुनते हैं, किसी कलीग की जेन्युइन मदद करते हैं, तो कुछ समय के लिए मेरी कहानी पीछे चली जाती है और जीवन बड़ा महसूस होता है। आठवां रास्ता डिजिटल साइलेंस। आपका अटेंशन मॉडर्न इकोनॉमी का प्रोडक्ट बन चुका है। हर एप्लीकेशन चाहता है कि आप थोड़ी देर और रुके। एक और वीडियो, एक और नोटिफिकेशन, एक और कंट्रोवर्सी, एक और कंपैरिजन। कांस्टेंट स्टिमुलेशन माइंड को चेंज नहीं करती, वह उसे फ्रैगमेंटेड करती है। आप बोर्डम से डरने लगते हैं, लेकिन बोर्डम के बाद ही कई बार डीपर थॉट शुरू होते हैं। दिन में 20 मिनट बिना स्क्रीन के बैठना पहले अनकंफर्टेबल लगेगा, क्योंकि साइलेंस में वही थॉट सुनाई देते हैं जिन्हें नॉइज दबा कर रखता था। लेकिन यही इनर लिसनिंग की शुरुआत हो सकती है। नौवां रास्ता अपने बिलीव्स पर प्रश्न। एक नोटबुक लीजिए, अपनी आइडेंटिटी के 5 स्टेटमेंट लिखिए। मैं ऐसा व्यक्ति हूँ, मेरे साथ हमेशा, लोग कभी, मेरी उम्र में, मेरे परिवार में। अब हर स्टेटमेंट के नीचे लिखिए क्या यह फैक्ट है या रिपीटेड स्टोरी। फिर लिखिए इस बिलीफ का अपोजिट कब सच हुआ था। अगर आप कहते हैं कोई मेरी मदद नहीं करता, तो याद कीजिए क्या कभी किसी ने की थी। अगर कहते हैं मैं कभी डिसिप्लिन नहीं रहा, तो क्या जीवन में कोई पीरियड था जब आप डिसिप्लिन थे। माइंड एब्सोल्यूट वर्ड्स पसंद करता है। ऑलवेज, नेवर, एवरीवन, नो वन। इन शब्दों से सावधान रहिए। रियलिटी अधिक नुआंस्ड होती है। 10वां रास्ता इंटीग्रेशन। कोई भी इंसाइट तभी उपयोगी है जब वह बिहेवियर में उतरे। आपने समझा कि परिवार महत्वपूर्ण है, कैलेंडर में उनके लिए समय कहाँ है। आपने जाना कि हेल्थ प्रायोरिटी है, स्लीप का समय कहाँ है। आपने महसूस किया रिसेंटमेंट छोड़ना है, क्या आपने कन्वर्सेशन शुरू की।
आपने जाना कि जॉब आपकी पूरी आइडेंटिटी नहीं, तो काम के बाहर आप कौन सी मीनिंगफुल एक्टिविटी कर रहे हैं। इनसाइड बिना एक्शन के मेंटल एंटरटेनमेंट बन सकती है। हम सेल्फ हेल्प कंटेंट कंज्यूम करते हैं और स्वयं को बदला हुआ महसूस करते हैं, लेकिन इन्फॉर्मेशन और ट्रांसफॉर्मेशन के बीच प्रैक्टिस खड़ी होती है। आप जो जानते हैं वह आपकी जिंदगी नहीं बदलता, आप जिसे नियमित रूप से जीते हैं वही आपको बदलता है। अब हम अपनी यात्रा के अंतिम पड़ाव पर हैं, तो क्या मन बदलना संभव है? हाँ, लेकिन शायद उस तरह नहीं जैसा हम सोचते हैं। मन बदलना पुराने ब्रेन को डिलीट करके नया ब्रेन इंस्टॉल करना नहीं है। मन बदलना अपनी पर्सनालिटी को नष्ट करना नहीं। मन बदलना हर बिलीफ को छोड़ देना भी नहीं। मन बदलने का अर्थ हो सकता है अपनी सर्टेनिटी को थोड़ा हल्का पकड़ना, अपने थॉट्स को ट्रुथ नहीं पॉसिबिलिटी की तरह देखना, अपनी आइडेंटिटी को प्रिजन नहीं टेम्पररी रोल समझना, अपने पेन को पूरी कहानी नहीं एक चैप्टर मानना, और दूसरों को अपने इमेजिनेशन के कैरेक्टर्स नहीं पूर्ण मनुष्य की तरह देखना। हम अक्सर चेंज चाहते हैं, लेकिन केवल वहाँ तक जहाँ तक हमारी पुरानी आइडेंटिटी सुरक्षित रहे। हम कहते हैं मैं बदलना चाहता हूँ, लेकिन मुझे अनकंफर्टेबल मत करना। मैं ट्रुथ जानना चाहता हूँ, लेकिन मेरे बिलीव्स को चैलेंज मत करना। मैं हीलिंग चाहता हूँ, लेकिन उस ग्रीफ को महसूस नहीं करना चाहता जिसे वर्षों से दबाया है। मैं नया जीवन चाहता हूँ, लेकिन पुरानी आदतें नहीं छोड़ूंगा। रियल चेंज प्राइस मांगता है, कभी कन्वीनियंस की, कभी प्राइड की, कभी पुराने रिलेशनशिप पैटर्न की, कभी उस इमेज की जिसे बनाए रखने में आपको वर्षों लग गए। और सबसे कठिन सेक्रीफाइस क्या है? अपने बारे में गलत साबित होने की अनुमति देना। जब आप कहते हैं शायद मैं गलत था, तो ईगो को चोट लगती है, लेकिन अवेयरनेस के लिए जगह बनती है। शायद मैंने उसे समझा नहीं, कनेक्शन की संभावना बनाती है। शायद मुझे हेल्प चाहिए, हीलिंग शुरू होती है। शायद सफलता की मेरी डेफिनेशन बोरोड थी, एक नया जीवन दिखाई देता है। माइकल पोलन की एक्सप्लोरेशन हमें कोई सिंपल आंसर नहीं देती, और यही उनकी स्ट्रेंथ है। यह हमें सर्टेनिटी नहीं क्यूरियोसिटी की ओर ले जाती है। यह पूछती है क्या कॉन्शियसनेस के बारे में हमारी अंडरस्टैंडिंग अभी अधूरी है? क्या मेंटल इलनेस के उपचार के कुछ नए रास्ते हो सकते हैं? क्या ईगो हमारे लिए आवश्यक होने के साथ साथ हमारी परसेप्शंस को सीमित करता है? क्या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपीरियंसेस मीनिंगफुल हो सकते हैं बिना उन्हें अनक्वेश्चनेबल ट्रूथ बनाए? क्या हम अपनी रिजिड पैटर्न से कुछ समय के लिए बाहर निकलकर जीवन को नई दृष्टि से देख सकते हैं? लेकिन इस पूरी यात्रा के बाद सबसे जरूरी प्रश्न सब्सटेंस के बारे में नहीं, सबसे जरूरी प्रश्न आपके आज के जीवन के बारे में है। आप इस समय कौन सी कहानी की कैद में हैं? कौन से बिलीफ आप वर्षों से बिना जांच के दोहरा रहे हैं? किस व्यक्ति को आपने विलेन बना दिया ताकि अपनी भूमिका न देखनी पड़े? कौन सी फेलियर को आपने आइडेंटिटी बना लिया? किस फियर के कारण आप वही जीवन जी रहे हैं जिससे भीतर ही भीतर थक चुके हैं? और कुछ समय के लिए आपका ईगो शांत हो जाए तो आप किस ट्रुथ को स्वीकार करेंगे? शायद आप पाएंगे आपको पूरी दुनिया बदलने की आवश्यकता नहीं, आपको केवल दुनिया को देखने वाला लेंस साफ करना है। शायद आप पाएंगे आप ब्रोकन नहीं हैं, आप केवल अपने कुछ पुराने पैटर्न्स में फंसे हैं। शायद आप पाएंगे आपका माइंड एनिमी नहीं, वह एक प्रोटेक्टिव सिस्टम है जिसने कभी आपकी रक्षा करने की कोशिश की थी, लेकिन जो पैटर्न कभी प्रोटेक्शन था आज वह प्रिजन बन सकता है। और हर प्रिजन की पहली दरार अवेयरनेस से शुरू होती है। अवेयरनेस की यह थॉट है मैं नहीं, यह फियर है भविष्य नहीं, यह मेमोरी है वर्तमान नहीं, यह रोल है मेरा पूरा अस्तित्व नहीं, यह चैप्टर है पूरी कहानी नहीं। मन बदलना कोई ड्रामेटिक मूवमेंट नहीं, यह छोटे छोटे डिसीजंस की सीरीज है। आज रिएक्शन के बजाय रिस्पॉन्स, आज जजमेंट के बजाय क्यूरियोसिटी, आज स्क्रॉलिंग के बजाय साइलेंस, आज डिफेंस के बजाय लिसनिंग, आज शेम के बजाय कंपैशन, आज अवॉइडेंस के बजाय एक ऑनेस्ट कन्वर्सेशन। और शायद इन्हीं छोटे मोमेंट्स में हम अपने माइंड की दीवारों में खिड़कियां बनाते हैं, एक दिन में नहीं, एक एक्सपीरियंस में भी नहीं,
लेकिन धीरे धीरे हर बार हम अपनी पुरानी कहानी को फाइनल ट्रूथ मानने से इनकार करते हैं। आप अपने थॉट्स नहीं हैं, आप अपने फियर्स नहीं हैं, आप अपने फेलियर्स भी नहीं हैं। आप वह अवेयरनेस हैं जो इन सभी को देख सकती है, और जो देख सकता है वो बदल भी सकता है। यह थी हमारी यात्रा मन की खिड़की के पार, जहां हमने साइकेडेलिक्स से अधिक मनुष्य की क्यूरियोसिटी को समझने की कोशिश की, ट्रीटमेंट से अधिक हीलिंग के मीनिंग को, ईगो को मिटाने से अधिक उसे पहचानने की, और कॉन्शियसनेस से अधिक अपने रोजमर्रा के जीवन को सचेत होकर जीने की। अगली बार जब आपका मन कहे मैं ऐसा ही हूं, मैं बदल नहीं सकता, तो उससे लड़िए मत। बस धीरे से पूछिए, क्या यह सच है या केवल मेरी बहुत पुरानी कहानी? क्योंकि हो सकता है जिस दरवाजे को आप वर्षों से दीवार समझ रहे थे वह हमेशा से खुल सकता था, आपने केवल उसका हैंडल नहीं देखा था। नमस्कार।